The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. एनालिटिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जहाँ पर आपको कोई भी सॉल्यूशन दिया जाता है और आपको उसके बाद एनालिसिस करना है कि आखिर इस सॉल्यूशन के अंदर आपके पास कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है और कितने अमाउंट के अंदर आपके पास वो एलिमेंट इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। इन सभी चीज़ों की बात आप लोग करने वाले हो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। अभी तक की क्लासेस के अंदर हम लोग डिस्कस किया है कि आखिर आपका क्या सिलेबस आपको गिवन है, ऑफिशियल सिलेबस क्या है CSIR नेट का, और साथ ही साथ हम लोगों ने एक पैटर्न देखा था कि किस तरीके से हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर एनालिटिकल केमिस्ट्री को कवर अप करने वाले हैं। उसके बाद मैंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को जस्ट स्टार्ट किया था, एक बेसिक सा ओवरव्यू लिया था और मैंने वहाँ पर अपने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को क्लासीफाई करना सीखा था कि आखिर किस तरीके से आप लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा को क्लासीफाई कर सकते हो। मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि आप ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, क्या आपका सोर्स है एटमाइजेशन का, उस बेसिस के ऊपर आप लोग अपने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को क्लासीफाई करते हो। जहाँ पर आप लोगों ने फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रो पढ़ा था, फ्लेम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रो पढ़ा था, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक स्पेक्ट्रो पढ़ा था और साथ ही साथ आप लोगों ने वहाँ पर ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक स्पेक्ट्रा की भी बात की थी। तो किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं वो चीज़ें आपको पता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर आपका फ्लेम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है या फिर आपका फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। यानी कि आज की क्लास के अंदर हम लोग फ्लेम एटॉमिक स्पेक्ट्रा को डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 2 of analytical chemistry। और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आखिर CSIR नेट का ऑफिशियल सिलेबस क्या है। हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम लोग इस YouTube चैनल के ऊपर अपने एनालिटिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं और मैंने वहाँ पर आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू दिया था कि आखिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है या फिर किस तरीके से हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा को क्लासीफाई करते हैं। तो अभी तक की क्लास के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं कि क्लासिफिकेशन के लिए आप लोग यूज करते हो कि आप कौन सा सोर्स प्रोवाइड कर रहे हो एटमाइजेशन करने के लिए। अब आपको एटमाइजेशन क्यों करना है, क्योंकि जो आपको सॉल्यूशन जो आपको गिवन होगा वो आपको एटम की फॉर्म में तो गिवन नहीं होगा, तो आपको अपने सॉल्यूशन को एटॉमिक लेवल के ऊपर ले जाना है ताकि आप लोग उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा को पढ़ सकें। मैंने आपको वहां पर बताया था कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा को आप लोग मॉलिक्यूल के लेवल के ऊपर पढ़ते हो, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को आप लोग एटम के लेवल के ऊपर पढ़ते हो। तो सबसे पहला स्टेप तो आपका यही होगा कि आप किस तरीके से अपने सॉल्यूशन को एटम की फॉर्म तक ले जा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि आप लोगों को नेबुलाइजेशन करना पड़ता है, डिसोल्वेशन करना पड़ता है, वेपराइजेशन करना पड़ता है, उसके बाद आप लोगों को एनर्जी देनी पड़ती है और वो किस तरीके से आप लोग उस एनर्जी को प्रोवाइड कर रहे हो, उस एनर्जी का सोर्स क्या होगा, उस सोर्स के बेसिस के ऊपर आप लोगों ने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को क्लासीफाई किया था। अगर आपका वो सोर्स आपका फ्लेम है, यानी कि फ्लेम के थ्रू आप लोग एनर्जी दे रहे हो वेपराइजेशन के लिए, एटमाइजेशन के लिए, तो उस तरीके की स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप लोग बोलते हो फ्लेम एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आप लोग इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा का यूज़ करोगे तो वो आपकी बन जाएगी इंडक्टिवली कपल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आप लोगों ने ग्रेफाइट फर्नेस का यूज़ किया तो वो आपके पास बन जाएगी ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आपका जो फ्लेम है उसका टेम्परेचर रेंज क्या होता है, ग्रेफाइट फर्नेस है उसका टेम्परेचर रेंज क्या होता है, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा है उसका टेम्परेचर रेंज क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इंडक्टिवली कपल्ड जो आपके पास प्लाज्मा होता है इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा इसकी टेम्परेचर रेंज होती है। इसका मतलब जो आपके एटम्स हैं वो हायर एक्साइटेड स्टेट के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। अगर आपके एटम्स, अगर आपके जो आपके पास पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे अगर हायर एनर्जी स्टेट के अंदर प्रेजेंट है तो वो सिर्फ नीचे ही आ सकते हैं। अगर वो नीचे आएंगे तो लाइट को एमिट करेंगे। यानी कि अगर आपका सोर्स इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा हुआ तो वहां पर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते हो। अगर आप लोगों ने ग्रेफाइट फर्नेस का यूज़ किया तो ग्रेफाइट फर्नेस की जो टेम्परेचर रेंज है वो काफ़ी कम होती है। अगर उसकी टेम्परेचर रेंज कम है तो सारे के सारे जो आपके पास एटम्स हैं वो ग्राउंड स्टेट के अंदर रहेंगे। अगर सारे के सारे एटम आपके ग्राउंड स्टेट के अंदर हैं तो वो सिर्फ ऊपर जा सकते हैं। अगर वो ऊपर जाएंगे तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। इसका मतलब जब भी आप लोग एज ए सोर्स ग्रेफाइट फर्नेस को यूज़ करने वाले हो तो वहाँ पर आप लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने वाले हो। लेकिन अगर आप लोगों ने फ्लेम का यूज़ किया तो फ्लेम
का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट है, कहीं ना कहीं इन बिटवीन आपका प्लाज्मा और ग्रेफाइट फर्नेस के बीच में होता है। तो वहाँ पर आप लोग एमिशन को भी पढ़ते हो और वहाँ पर आप लोग एब्जॉर्प्शन को भी पढ़ते हो। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आपके पास दो टाइप की फ्लेम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, एब्जॉर्प्शन की है और आपके पास एमिशन की है। जो आपके पास फ्लेम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है यानी कि FAES, इसको आप लोग फ्लेम फोटोमेट्री भी बोलते हो। तो इन सभी चीज़ों की बात हम लोग लेक्चर 1 के अंदर कर चुके हैं। अगर आप लोगों को अभी भी कोई भी प्रॉब्लम है लेक्चर 1 से रिलेटेड तो आप लोग उस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, आप लोग इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपने फ्लेम फोटोमेट्री से, जहाँ पर मैंने कल आपको छोड़ा था बिल्कुल वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर आपका फ्लेम फोटोमेट्री क्या होता है, FAES क्या होता है, उसके बाद हम लोग इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे और फिर हम लोग बियर्ड-लैमेट लॉ को स्टार्ट कर लेंगे, जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। तो एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर से, वो ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं होंगे, आपसे मोटी मोटी बात पूछेगा। आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके अंदर से भी नेट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है और हम लोग आज वो क्वेश्चन करेंगे जो आपके नेट के अंदर आया हुआ था 2015 के अंदर। और वहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा था काफ़ी ईजी आपसे क्वेश्चन पूछा था। अगर आप लोगों को एनालिटिकल केमिस्ट्री नहीं भी आती, अगर आपको केमिस्ट्री की थोड़ी सी कॉमन सेंस भी है, तब भी वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन हम लोग उस क्वेश्चन को करेंगे, पहले हम लोग थोड़े से कंसेप्ट और सीख लेते हैं। हम लोग सीख लेते हैं कि आखिर फ्लेम फोटोमेट्री क्या होती है, किस तरीके से आप लोग एनर्जी को प्रोवाइड करते हो, कैसे आपका एटम जो है एटमाइजेशन का कैसे आपका प्रोसेस होता है और किस तरीके से आप लोग अपनी रीडिंग्स को नोट करते हो इन सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। उन सभी चीज़ों की बात कर लेते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि आखिर आपका FAES क्या होता है, यानी कि फ्लेम फोटोमेट्री क्या होता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक RJ एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल फ्री है। यहाँ पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। स्टेप वाइज डिटेल्ड लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं, साथ साथ आपको क्लास के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आज की क्लास का नोट्स भी वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। और साथ ही साथ आप लोग बाकी जितने भी चैप्टर्स मैंने अभी तक स्टार्ट किए हैं सभी चैप्टर्स को पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि आपके जो सिलेबस के अंदर जो आपकी चीज़ें दी गई हैं हम लोग सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए इस कोर्स को बना रहे हैं। जितनी भी चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जितनी भी कोर्सेज हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं इस चैनल के ऊपर, वो सारे के सारे रेलिवेंट हैं आपके CSIR नेट एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप लोगों को नेट एग्जाम क्लियर करना है तो आप लोगों को वो सारे कोर्सेज पढ़ने हैं। तो जल्दी से आप लोगों ने जो जो चीज़ें नहीं पढ़ी, अगर आपने थर्मो नहीं पढ़ी थर्मो जाकर पढ़ लीजिए, क्वांटम नहीं पढ़ी क्वांटम पढ़ लीजिए, केमिकल काइनेटिक्स आपने स्टार्ट नहीं की तो आप लोग केमिकल काइनेटिक्स को भी स्टार्ट कर लीजिए, और एनालिटिकल केमिस्ट्री तो आप लोग साथ साथ पढ़ ही रहे हो। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं यहाँ पर कोई लेक्चर को अपलोड करूँ तो आपके फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन आ जाए। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने फ्लेम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को। देखिए इसका दूसरा नाम है फ्लेम फोटोमेट्री, यानी कि फ्लेम फोटोमेट्री। देखिए अगर आपका एमिशन हो रहा है और आपने सोर्स में फ्लेम को यूज़ किया तो आपका नाम बन जाएगा फ्लेम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इस पर्टिकुलर केस को आप लोग फ्लेम फोटोमेट्री भी बोल सकते हो। फ्लेम फोटोमेट्री जनरली जो है वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है, तो इंस्ट्रूमेंट के नाम के ऊपर ही आप लोग इसको यहाँ पर बोल सकते हो। इस चीज़ को मैं आपको लास्ट क्लास के अंदर बता चुका हूँ कि फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर आपका जो फ्लेम है वही एटमाइजर का काम भी करता है और वही आपका सोर्स ऑफ एक्साइटेशन का भी काम करता है। अगर मैं बात करूँ FAES की, यानी कि फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो यहाँ पर आपका जो फ्लेम है वो सिर्फ और सिर्फ एटमाइजर का ही काम करेगा। एक्साइटेशन के लिए आपको अलग से सोर्स लगाना पड़ता है, जहां पर आप लोग HCl को पढ़ोगे और EDL को पढ़ोगे। आज ही क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट कर देंगे FASSP, और आपकी आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि आखिर आपका FAES क्या होता है। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि फ्लेम ही आपका एटोमाइजर है और फ्लेम ही आपका क्या है, सोर्स ऑफ एक्साइटेशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या प्रोसेस आपके इन्वॉल्व होते हैं इन दिस केस, यानी कि फ्लेम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपके कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपका प्रोसेस होगा, देखिए आपको अगर इनको समझना है अच्छे से इन टेक्निक को, तो आपको डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी। डायग्राम से मैं आपको आज समझाने की भी कोशिश करूंगा। मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा कि आखिर आपके FAES के अंदर किस तरीके से आपका जो फ्लेम काम करता है, किस तरीके से वो आपके जो सैंपल है उसको एटम के अंदर कन्वर्ट करेगा, और कैसे आप लोग रीडिंग तक पहुँचते हो, कैसे आप लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी के डेटा तक पहुँचते हो, उन सभी चीज़ों की बात करेंगे। लेकिन आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अगर आप लोग वीडियो को फॉरवर्ड करके देखोगे तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगी। तो कोशिश करना, जितनी भी बातें मैं आपको बोल रहा हूँ आप समझने की कोशिश करना। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट
कर सकते हो। तो पहले मेरी बातों को सुनना, मैं आपको कुछ 3-4-5-6 मिनट में आपको कुछ बातें समझाता हूँ, उसके बाद आप लोग वापस से इन नोट्स को पढ़ना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ उसको काफ़ी ध्यान से सुने। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो आपका प्रोसेस होता है FAES के अंदर वो होता है डिसोल्वेशन का। ये मैंने आपको बता दिया कि जो आप सैंपल लोगे उसको किसी ना किसी सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करोगे तभी आपके पास क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सबसे पहला काम तो आपका क्या है कि आपको जो सॉल्वेंट जो आपने ऐड किया है उस सॉल्वेंट को आपको वहाँ से निकालना है, क्योंकि आप इंटरेस्टेड हो जो आपका सॉल्यूट है, यानी कि जो आपके सॉल्यूशन के अंदर आपके पास सॉल्यूट भी है और आपके पास क्या है, सॉल्वेंट भी है। आपको चेक करना है कि जो आपका सॉल्यूट है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट ही होने चाहिए। तो सॉल्यूशन के अंदर जो भी आपके पास सॉल्वेंट है सबसे पहले आपको इसको बाहर निकालना है, और इस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो, डिसोल्वेशन बोलते हो। सैंपल कंटेनिंग मेटल पार्टिकल इज डिहाइड्रेटेड बाय हीट ऑफ फ्लेम एंड सॉल्वेंट इज इवेपोरेटेड। ये हीट कहाँ से आएगी, ये हीट आपके पास आएगी फ्लेम के अंदर से। अभी फ्लेम कैसे काम करती है उन सब चीज़ों की बात करेंगे, फ्लेम के डायग्राम को भी देखेंगे, फ्लेम फोटोमेट्री के डायग्राम को भी देखेंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि आखिर कौन कौन से प्रोसेस यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद आपको करना पड़ता है वेपराइजेशन। अब आपके पास सॉल्यूट अलग से निकल कर आ गया लेकिन वो आपके पास सॉलिड फॉर्म में है, तो आपको उसको पहले वेपराइजेशन करनी पड़ेगी। तो हीट ऑफ फ्लेम वेपराइज द सैंपल। जो आपके पास सैंपल है फ्लेम से वहाँ से वो हीट लेगा और उस हीट की हेल्प से क्या कर लेगा, वो वेपराइज हो जाएगा। नो केमिकल चेंज टेक प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो आपके पास सॉलिड स्टेट के अंदर है या फिर वो लिक्विड स्टेट के अंदर है वो आपका एज इट इज़ गैस फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। अगर आपके पास आसपास एयर भी है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो आपके पास जो सैंपल है इस टाइम पे जो आपके पास सैंपल है वो उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट नहीं कर रहा, वो किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ वेपराइज हो रहा है, यानी कि लिक्विड से गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होती। उसके बाद जैसे ही आप लोग वेपरेशन करोगे उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप लोगों ने वेपरेशन किया तो आपके पास क्या बन जाएंगे, आपके पास मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अब आपको मॉलिक्यूल लेवल के ऊपर तो स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़नी, क्योंकि अगर आप लोगों ने मॉलिक्यूलर लेवल पर पढ़ा तो वो बन जाएगी आपकी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपको पढ़नी है एटॉमिक लेवल के ऊपर, तो आपको इस मॉलिक्यूल्स को और एनर्जी देनी पड़ेगी और आपको इसको एटम के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इस स्टेप को आप लोग बोलते हो एटमाइजेशन। At this stage, molecules and ions are decomposed and reduced to एटम। वो ज़रूरी भी है क्योंकि आप लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो आपका एटम बन गया है उसको आपको एक्साइट करना है, एक्साइटेशन ऑफ एटम टेक प्लेस। और उसके बाद क्या करना है आपको, जब वो एक्साइट कर जाएगा उसके बाद वो वापस आएगा, जब वो वापस आएगा उस टाइम पे वो जो है लाइट एमिट करेगा और उस लाइट को आपको पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए ये एटम आपका ग्राउंड स्टेट में है, जब ये एक्साइट कर जाएगा, ये एक्साइट करके कहाँ पर आ गया, मान लीजिए आपके पास जो है वो एक्साइटेड स्टेट है, जब ये यहाँ से वापस आएगा, जब ये वापस आ रहा होगा उस टाइम पे क्या करेगा, ये लाइट को एमिट करेगा। और ये जो लाइट एमिट कर रहा है इस लाइट की स्टडी आपको करनी है। अब इस स्टडी को आप लोग दो तरीके से कर सकते हो। देखिए उसने क्या किया, उसने लाइट को एमिट किया। अगर वो लाइट को एमिट करेगा तो आप लोग उस लाइट की इंटेंसिटी को भी रीड कर सकते हो, इंटेंसिटी को भी स्टडी कर सकते हो, और साथ ही साथ आप उस लाइट की वेवलेंथ को भी स्टडी कर सकते हो। अगर आप लोगों ने इंटेंसिटी को मेजर किया इसका मतलब आप लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हो, यानी कि अगर आप लोग देख रहे हो कितनी इंटेंसिटी की लाइट बाहर निकली है, एमिट हुई है, यानी कि आप लोग देख रहे हो कि जो एलिमेंट है वो कितने अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। अगर आप लोग इंटेंसिटी को मेजर करोगे तो आप लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ रहे हो, जो कि आप लोग कहाँ पर पढ़ते हो, बियर-लैमेल्ट लॉ के अंदर पढ़ते हो। अगर आप लोगों ने उस एमिटेड लाइट की वेवलेंथ को मेजर किया तो आप लोग वहाँ पर क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हो। जो भी लाइट आपकी एमिटेड होगी, अगर आप लोगों ने उसका वेवलेंथ को देख लिया तो देखिए हर एक एलिमेंट जो है वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एमिट करते हैं। जैसे सोडियम हो गया वो एक अलग वेवलेंथ की लाइट को एमिट करेगा, जो आपका कैल्शियम है वो एक अलग वेवलेंथ की लाइट को एमिट करेगा। तो जैसे ही आप लोग वेवलेंथ को नोट करोगे, आप अपने डेटा से नोट करोगे कि मेरे पास, मान लीजिए कि आपके पास 453 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट आई, राइट, तो आप लोग डेटा में मैच करोगे क्या ये वेवलेंथ आपकी सोडियम की होती है, क्या ये आपकी कैल्शियम की होती है, क्या ये आपकी मैग्नीशियम की होती है। तो जिससे भी ये मैच करेगा वो एलिमेंट आपके सॉल्यूशन के अंदर
प्रेजेंट है। अब आपको देखना है कि जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो कितने अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, तो उसके लिए आपको एमिटेड लाइट की इंटेंसिटी को मेज़र करना पड़ेगा, जो कि आप लोग पढ़ने वाले हो बियर लैमेट लॉ के अंदर, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे कैसे इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं, वो सब भी हम लोग वहाँ पर देखने वाले हैं। अभी के लिए बस आप लोग ये समझ जाइए कि अगर आप लोग इंटेंसिटी को मेज़र कर रहे हो तो आप लोग कर रहे हो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, अगर आप लोग वेवलेंथ को मेज़र कर रहे हो तो आप लोग पढ़ रहे हो क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो सबसे पहले तो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, एक डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर आखिर होता क्या है, किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर होती है, उन सभी चीज़ों को समझने की यहाँ पर प्लीज़ कोशिश करना। बस 5-10 मिनट वीडियो के अंदर लगातार बने रहो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको चीज़ें सारी समझ में आने लग जाएंगी। और सारी चीज़ें समझने के बाद जब आप लोग क्वेश्चंस देखोगे जो आपके CSIR नेट के अंदर आए हुए हैं, तो वो क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं आपके पास से, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा इस टॉपिक के अंदर से, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आएंगे। विदिन 10 सेकेंड, विदिन 20 सेकेंड आप लोग उनका आंसर इजीली कर सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर देखिए होता क्या है। आपके पास सबसे पहले होता है एनालाइट सॉल्यूशन, यानी कि आपको कोई भी सैंपल सॉल्यूशन आपको गिवन होगा। अब आपने क्या किया, इस सैंपल सॉल्यूशन को आपने इस पूरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर डाल दिया। अब इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपके पास क्या क्या होता है, आपके पास बर्नर होता है, बर्नर से आपको क्या मिलेगी, फ्लेम मिलेगी, और फ्लेम आपको क्या करेगा, एटमाइजेशन भी करेगा और एक्साइटेशन भी करेगा। लेकिन वो सब करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको डिसॉल्वेशन करना पड़ता है, आपको नेबुलाइजेशन करना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों के लिए आपके पास क्या है, मिक्सिंग चैम्बर है। यानी कि सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आपके पास कौन कौन से मेजर कंपोनेंट है इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो आपके पास होते हैं सबसे पहले सैंपल डिलीवरी सिस्टम, यानी कि आप लोग जो अपना सॉल्यूशन है, जो आपके पास सैंपल है, वो किस तरीके से आप लोग उसे डिलीवरी करने वाले हो अपने इंस्ट्रूमेंट के अंदर। आपके पास सबसे पहले क्या होगा, सैंपल डिलीवरी सिस्टम होगा। ये सब चीज़ जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ नोट्स के अंदर आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। बस अभी आप लोग चीज़ों को समझते जाइए, अभी आप लोग चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। आपने क्या किया, अपने सॉल्यूशन को इसके अंदर यहाँ पर डाल दिया। अब मिक्सिंग चैम्बर क्या करता है ना, कि मिक्सिंग चैम्बर यहाँ पर नेबुलाइजेशन करता है। और नेबुलाइजेशन क्या होता है कि जो आपका सैंपल है सॉल्यूशन का, उसको स्प्रे की फॉर्म के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो जैसे ही वो आपका स्प्रे की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा, तो आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देखिए कि जो आपका सैंपल है यहाँ पर मैंने स्प्रे की फॉर्म के अंदर, इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर बना हुआ है। साथ ही साथ मिक्सिंग चैम्बर का ये भी काम होता है कि ये जो आपके पास स्प्रे की फॉर्म में जो आपके पास सैंपल बन गया है, इस स्प्रे की फॉर्म को इस फ्लेम के अंदर से एक स्टेडी फ्लो के अंदर वो क्या कर सके, मूव कराए। यानी कि जो स्प्रे है ये अब ऊपर की तरफ जाएगा और फ्लेम के अंदर से पास होगा। ये सारे के सारे जो स्प्रे के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर फ्लेम के अंदर से पास होंगे। अभी ये क्या है, मॉलिक्यूल की फॉर्म के अंदर है। जैसे ये फ्लेम के अंदर से पास होंगे तो यहाँ पर वो एटम के अंदर भी कन्वर्ट होंगे, एक्साइट भी होंगे, लाइट को एमिट भी करेंगे, और लाइट आपके पास यहाँ पर आप इस तरीके से उन चीज़ों को रीड करते हो। कैसे करोगे वो बात की बात है, लेकिन जो आपका मिक्सिंग चैम्बर है वहाँ पर आपका नेबुलाइजेशन भी हो रहा है, यानी कि जो आपका सैंपल सॉल्यूशन है वो स्प्रे की फॉर्म में कन्वर्ट भी हो रहा है। यहाँ पर आपका डिसॉल्वेशन भी हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी बाहर निकल रहे हैं। और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाहर कैसे निकलेंगे, ये रहा आपका ड्रेन करने का सिस्टम। तो यहाँ से आपके जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो ड्रेन भी हो जाएंगे। अब जो स्प्रे की फॉर्म में आपके पास बन गए, मिक्सिंग चैम्बर का ये काम होता है कि जो आपके पास स्प्रे की फॉर्म में जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, इस मॉलिक्यूल्स को एक स्टेडी रेट के साथ आपके फ्लेम के अंदर से यहाँ पर इस तरीके से वो मूवमेंट कर सके। तो ये काम है आपका मिक्सिंग चैम्बर का। तो जैसे ही आपके मिक्सिंग चैम्बर से आपके मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे तो वो जाएंगे फ्लेम के अंदर। और फ्लेम कहाँ से आए आपके पास, बर्नर के पास से आपके पास फ्लेम आ गई। अब बर्नर के पास फ्लेम कहाँ से आती है, बर्नर के अंदर क्या क्या होते हैं, बर्नर के अंदर आपके पास फ्यूल होता है और आपके पास क्या होता है, ऑक्सीडेंट होता है। ये बातें आपको पता होगी कि जो आप फायर, आप लोग बिना ऑक्सीजन के आप लोग फायर नहीं कर सकते। तो जो ऑक्सीजन उसे आप क्या बोलते हो, ऑक्सीडेंट बोलते हो। और जो आप लोग फायर किस चीज़ से करोगे, पेट्रोल से करोगे या फिर गैसोलीन से करोगे या फिर ऑक्टेन गैस से करोगे, लिक्विड ऑक्टेन से करोगे, तो उस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो, फ्यूल बोलते हो। तो आप लोगों को फ्यूल को बर्न करना होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आपके पास क्या हो जाता है, ऑक्सीडेंट हो जाता है। ये आपके पास क्या होता है, फ्यूल गैस हो जाता है। तो अब इस फ्यूल गैस का और ऑक्सीडेंट का रेशो क्या है, यानी कि फ्यूल गैस कितनी है, ऑक्सीडेंट कितना है, और ऑक्सीडेंट कौन सा है, फ्यूल गैस कौन सी है, इससे आप लोग बर्नर को क्लासीफाई कर सकते हो अलग अलग। जैसे कि अगर आप लोगों के पास फ्यूल गैस एसिटाइलिन है और ऑक्सीडेंट ऑक्सीजन गैस है, तो वो एक अलग तरीके की फ्लेम बनाएगा।
अगर आप लोगों के पास फ्यूल जो है वो एसिटाइलिन ही है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर सिंपल एयर को यूज़ किया है एज ए ऑक्सीडेंट, तो उस केस के अंदर जो फ्लेम है, इस फ्लेम का टेम्परेचर अलग होगा। क्या रेंज होगी, किस तरीके की फ्लेम होगी, उन सब चीज़ों की बात करेंगे बाद में। लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि इस फ्यूल का और इस ऑक्सीडेंट का रेशो ये डिटरमाइन करेगा कि इस फ्लेम का टेम्परेचर कितना होने वाला है। ये फ्यूल आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं, आपके पास एसिटाइलिन हो सकती है। मैं यहाँ पर नीचे जो है आपके पास यहाँ पर एक टेबल बना रखी है कि आप लोग किस किस टाइप के फ्यूल यूज़ कर सकते हो, किस किस टाइप के आप लोग ऑक्सीडेंट यूज़ कर सकते हो और किस टेम्परेचर रेंज की आपको फ्लेम मिलेगी। इन सब चीज़ों की जो आपके पास ये टेबल है, आपको ये टेबल एज इट इज़ याद ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों को इसके अंदर से वो चीज़ें याद करनी है जहाँ से क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि जो बेसिक फ्यूल आपके लिए है वो आपके पास क्या है, एसिटाइलिन है। तो एसिटाइलिन के लिए जो आपके पास यहाँ पर 3 चीज़ें लिखी हुई है, ये आपको याद करने पड़ेंगे कि एसिटाइलिन के जब एसिटाइलिन जो है जब वो ऑक्सीजन के साथ करता है, यानी कि जब आपके पास जो फ्यूल है वो आपके पास एसिटाइलिन होगा, अगर आपका जो ऑक्सीडेंट है वो आपके पास ऑक्सीजन होगा, तो जो आपका टेम्परेचर होगा फ्लेम का वो आपके पास होगा 3050 से 3150 का। अगर आप लोगों के पास फ्यूल एसिटाइलिन है और आप लोगों के पास ऑक्सीडेंट जो है वो एयर हो गया, तो यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर रेंज है वो 2100 से 2400 तक हो जाएगा। तो टेम्परेचर में डिक्रीज़ भी थोड़ा, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, डिक्रीज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। 3000 से आप लोग कहाँ पर आ गए हो, 2100 तक आ गए हो। उसके बाद अगर आप लोगों ने एसिटाइलिन के साथ नाइट्रस ऑक्साइड को यूज़ किया ऐसे ऑक्सीडेंट, तो उस टाइम पे जो आपका टेम्परेचर रेंज है वो कितना हो जाएगा, 2600 से 2800 तक हो जाएगा। तो बर्नर की जो आपके पास फ्लेम है, उस फ्लेम का टेम्परेचर कितना होगा, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा फ्यूल यूज़ कर रहे हो और कौन सा ऑक्सीडेंट यूज़ कर रहे हो। अगर आप लोगों ने एसिटाइलिन और आपने ऑक्सीजन को यूज़ किया, तो आप लोगों के पास जो टेम्परेचर रेंज है वो आपके पास बन जाएगी 3050 से 3150। एग्जैक्ट वैल्यूज़ ना याद ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों को एटलीस्ट इतना तो पता चलना चाहिए कि अगर आप लोगों ने एसिटाइलिन को ऑक्सीजन के साथ यूज़ किया है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा इन केस ऑफ एसिटाइलिन प्लस एयर से। अगर आप लोगों को कंपैरिजन भी याद है तब भी आप लोगों का काम चल जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पार्ट से, मान लीजिए वो आपको क्वेश्चन लिख कर दे देगा। देखिए, अगर आप लोगों के पास हैवियर मेटल है, अगर आप लोगों के पास हैवियर मेटल्स हैं, तो आप लोगों को जो फ्लेम है वो भी आपको कैसे यूज़ करनी पड़ेगी, हाई फ्लेम आपको यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आपके पास हैवियर मेटल है, जैसे कि आपके पास सीजियम हो गया, वो 7th पीरियड के अंदर आ, यानी कि वो हैवी मेटल है, सीजियम हो गया, तो उस केस के अंदर आप लोगों को हाई फ्लेम वाला हाई फ्लेम आपको चाहिएगी। अगर आप लोगों के पास लाइटर एलिमेंट्स है, यानी कि आपके पास सोडियम है, लिथियम है, तो उस केस के अंदर आप लोगों के पास जो लो फ्लेम है उससे भी काम चल जाएगा। इसका मतलब अगर आपसे मान ले क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछता है कि आप लोगों को सीजियम एलिमेंट को एनालिसिस करना है, उस केस के अंदर आप लोगों को फ्लेम एटॉमिक स्पेक्ट्रा को पढ़ना है, फ्लेम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा को पढ़ना है, तो आप लोग बर्नर के अंदर फ्यूल ऑक्सीडेंट रेशो कौन कौन से आप लोग फ्यूल को यूज़ करोगे, कौन कौन से आप लोग ऑक्सीडेंट को यूज़ करोगे, और आपको ऑप्शन दे देता है एसिटाइलिन ऑक्सीजन, एसिटाइलिन एयर, और आपको दे देगा एसिटाइलिन नाइट्रस ऑक्साइड। तो आप लोगों को वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, आपको वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा कि आपका जो सीजियम है वो हैवियर मेटल है। अगर वो हैवियर मेटल है तो आपको ऐसा कम्बिनेशन लेना है फ्यूल और ऑक्सीडेंट का जो कि फ्लेम को हाई टेम्परेचर दे सके, और हाई टेम्परेचर क्या देगा आपके पास, एसिटाइलिन और ऑक्सीजन देगा। तो इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन को पूछ सकता है, और जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको जो ऑप्शन देगा वो उसके अंदर आपको काफ़ी सारा डिफरेंस देगा। ऐसा नहीं है कि आपको एसिटाइलिन ऑक्सीजन के साथ साथ आपको एसिटाइलिन नाइट्रस ऑक्साइड भी दे देगा, क्योंकि इनका जो टेम्परेचर डिफरेंस है लगभग क्या है, वो सेम है। यहाँ पर आप देख सकते हो 3000 और यहाँ पर 2800, लेकिन वो आपको ऑप्शन के अंदर एसिटाइलिन प्लस ऑक्सीजन, नेचुरल गैस प्लस एयर, एयर प्लस हाइड्रोजन और एयर प्लस एसिटाइलिन दे सकता है, और आपसे पूछ लेगा कि आप लोगों को एनालिसिस करना है सीजियम एलिमेंट का, तो मैं इनके अंदर से कौन सा फ्यूल और ऑक्सीडेंट को यूज़ करूं कि आपकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी आए वो बेस्ट आए। तो बेस्ट आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हैवियर मैटर के लिए आपको हाई फ्लेम की ज़रूरत पड़ेगी, और हाई फ्लेम आपको कौन देगा, ऑक्सीजन प्लस एसिटाइलिन देगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन वो आपसे जनरेट पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों को कौन सा फ्यूल कब यूज़ करना है, कौन सा ऑक्सीडेंट आपको कब यूज़ करना है।
तो इस फ्यूल को चेंज करने से, इस ऑक्सीडेंट को चेंज करने से जो आपका बर्नर है इसकी फ्लेम की आप टेम्परेचर को भी ऊपर नीचे कर सकते हो। हैवियर एलिमेंट को एनालिसिस कर रहे हो तो फ्लेम का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। लाइटर एलिमेंट यानी कि लिथियम को या फिर सोडियम को यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आप लोग फ्लेम के टेम्परेचर थोड़ा सा कम भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपके पास हो गया बेसिक जो आपके पास सैंपल डिलीवरी सिस्टम है, जहाँ पर आपके पास मिक्सिंग चैम्बर है, ये सब चीज़ें आपके पास जो होती हैं। उसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट है वो आपके पास क्या है, सोर्स। और सोर्स आपके पास क्या है, फ्लेम। इसके बारे में तो हम लोग डिटेल के अंदर भी चर्चा करने वाले हैं, तो इसको भी मैं यहीं छोड़ देता हूँ। उसके बाद हमारे पास क्या है, मोनोक्रोमीटर है। मोनोक्रोमीटर के अंदर आपके पास क्या क्या मिलता है, आपके पास लेंस होगा, फिल्टर होगा, मिरर भी होगा। तो इन सब चीज़ें आपके पास क्या होती है, ये आपके पास होते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि यहाँ से जो आपके पास लाइट निकली है वो एक, जैसे कि यहाँ से मान लो लाइट निकली है, यहाँ पर आप लोग क्या लगा दोगे, मिरर को लगा दोगे, लाइट आई, ये मिरर इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करके क्या करेगा, एक लेंस के ऊपर डाल देगा। इस लेंस के ऊपर क्या करेगा, यहाँ पर मान लीजिए अगर मिरर भी है, यहाँ से लाइट निकली, इस मिरर ने रिफ्लेक्ट करके क्या किया, सारी लाइट को लेंस के ऊपर डाल दिया। अब कन्वेक्स लेंस आप लोग यहाँ पर यूज़ करते हो, तो कन्वेक्स लेंस के ऊपर जब भी पैरेलल लाइट पड़ती है तो वो सारी की सारी क्या जाती है, फोकस के ऊपर। यानी कि आप लोग इसी को फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो कि अगर आप लोग कन्वेक्स लेंस के ऊपर लाइट को डालते हो तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाती है, सारी की सारी फोकल लेंथ के ऊपर जाती है, यानी कि फोकस पॉइंट के ऊपर जाके क्या हो जाती है, एमिट हो जाती है। यानी कि कन्वेक्स लेंस क्या करता है कि सारी की सारी जो आपके पास लाइट्स निकल कर आई है उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फोकस कर देता है, और इस पॉइंट को आप लोग क्या बोलते हो, स्लिट बोलते हो। उस स्लिट से लाइट पास होती है, फिल्टर से पास होकर कहाँ पर चली जाएगी, वो फोटो डिटेक्टर के अंदर चली जाएगी, जहाँ पर आप लोग उसको सबको डिटेक्ट कर लेते हो। ये सब पार्ट तो आपके पास बहुत सिंपल है, फिल्टर वाला, फोटो डिटेक्टर, ये सारे के सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या है, कॉमन पार्ट है। यानी कि जब भी आपके पास लाइट निकलेगी वो मिरर के ऊपर पड़ेगी, मिरर उसको रिफ्लेक्ट करेगा लेंस के ऊपर, लेंस को फोकस करेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, इसको आप लोग स्लिट बोलते हो। स्लिट से पास होगी, फिल्टर से निकलेगी, उसके बाद कहाँ जाएगी, वो डिटेक्टर के अंदर चली जाएगी, जहाँ से आप लोग सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप लोग जनरेट कर सकते हो। अगर आपके पास जो सिग्नल्स है वो ठीक ठाक आ गए तो ठीक है, अगर आप लोगों को उसको एम्पलीफाई करने की ज़रूरत पड़ी तो आप लोग एम्पलीफायर को भी लगा सकते हो रीड करने से पहले। तो इस तरीके से आप लोगों का फ्लेम फोटोमेट्री काम करता है। मेजर कंपोनेंट क्या है, सैंपल डिलीवरी सिस्टम, सोर्स, मोनोक्रोमीटर और डिटेक्टर, और फिर आपके पास रीड आउट डिवाइस। जो टेबल मैंने यहाँ पर बनाई हुई है टेम्परेचर रेंज की, ये भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। जितना भी याद कर सको उतना याद करने की कोशिश करो। बाकी एसिडाइलिन से क्वेश्चन आया हुआ है, तो एसिडाइलिन के साथ जितने भी आपको दिए हुए ऑक्सीडेंट, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो आपके पास एयर हो, या फिर आपके पास नाइट्रस ऑक्साइड हो, इसकी टेम्परेचर रेंज तो आपको एटलीस्ट थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। ये जो बर्निंग वेलोसिटी है ये आप लोग याद मत करो, ये क्या होती है इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर के अंदर अभी बात करने वाले हैं। उसके बाद अब बढ़ते हैं हम आगे। तो जो मैंने चीज़ें अभी बताई है वो मैंने यहाँ पर क्या हुई है, वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे कि जो आपका सोर्स ऑफ फ्लेम है क्या है, ए बर्नर दैट प्रोवाइड्स फ्लेम एंड कैन बी मेंटेन्ड इट कांस्टेंट फॉर्म एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बर्नर से जो फ्लेम निकलती है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ही फ्लेम आपकी रहती है। तो आपके पास एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जो कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर आपको हीट प्रोवाइड कर सके, और बर्नर उसके लिए क्या है, परफेक्ट है। और बर्नर के अंदर आपके पास क्या होता है, फ्यूल और ऑक्सीडेंट होता है। फ्यूल को चेंज करोगे तो आपका जो टेम्परेचर है, जो आपका एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपके पास होता है नेबुलाइजर एंड मिक्सिंग चैम्बर, हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इनटू फ्लेम एट स्टेडी रेट। जैसे कि मैंने आपको ये बताया, तो आपके पास जो मिक्सिंग चैम्बर है उसके अंदर नेबुलाइजेशन प्रोसेस होता है, यानी कि सारे के सारे जो आपके सैंपल हैं वो स्प्रे के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस स्प्रे के जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं इसको फ्लेम के अक्रॉस, अगर आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लेम के अंदर आपको इसको फेंकना पड़ेगा। तो एक स्टेडी रेट से जो आपका जो मिक्सिंग चैम्बर जो है वो एक स्टेडी रेट से, यानी कि हर सेकंड जो है वो 15 मॉलिक्यूल्स को फेंक रहा है। हर सेकंड कितने को फेंक रहा है, 15 मॉलिक्यूल्स को फेंक रहा है। यानी कि जो आपके फ्लेम है उसके अंदर जो आपके मॉलिक्यूल जो पास हो रहे हैं वो एक स्टेडी रेट से आपके मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, कि क्या हो रहे हैं, कांस्टेंट रेट से वो जा रहे हैं, कांस्टेंट रेट से वो क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। उसके बाद आप लोगों के पास ऑप्टिकल सिस्टम होता है। यहाँ पर आपके पास क्या क्या होंगे, मिरर होगा, लेंस होगा और फिल्टर होगा। ये सब चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। मिरर हेल्प्स टू ट्रांसमिट लाइट एमिटेड फ्रॉम द एटम। जो आपके पास एटम से लाइट ट्रांसमिट हुई है, जो आपके पास एटम से लाइट एमिट हुई है उसको ट्रांसमिट करता है। एंड फोकस, और जो आपके पास लेंस होगा, फोकस द एमिशन ऑन लेंस। दिस लेंस हेल्प to focus the light on a point called slit. The reflection from the mirror pass through the slit and reach the filter. फिल्टर तक वो पहुंच जाएगा। उसके बाद आपके पास होगा फोटो डिटेक्टर, डिटेक्ट द एमिट लाइट एंड मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एमिटेड लाइट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर। तो डिटेक्टर आपका वहाँ पर
काम कर देगा। तो इस तरीके से बेसिक आपका प्रोसेस होता है फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर। क्या क्या यहाँ पर आपके पास होने वाला है, सबसे पहले आप लोग सैंपल को डालते हो मिक्सिंग चैम्बर के अंदर। मिक्सिंग चैम्बर के अंदर आप लोगों के पास नेबुलाइजेशन प्रोसेस होता है, स्प्रे की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इस स्प्रे की फॉर्म को वो फ्लेम के अंदर से आपको स्टेडी रेट से फेंकेगा। फ्लेम के अंदर अब क्या क्या होता है, फ्लेम के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं वो चर्चा कर लेते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर फ्लेम किस तरीके से एटम को एटमाइजेशन के थ्रू एटम को एक्साइटेड करती है, फिर किस तरीके से मॉलिक्यूल को एटमाइजेशन करती है, उसकी बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो फ्लेम आपके पास कुछ इस तरीके की होती है। मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, बट फ्लेम आपके पास कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलती है। तो फ्लेम को आप लोग 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला पार्ट क्या होता है, प्राइमरी जोन आप लोग बोलते हो नीचे वाले पार्ट को, ये फिर आप लोग बोलते हो सेकेंडरी जोन ऊपर वाले पार्ट को, और जो बीच में आपके पास जो पार्ट बच जाता है इसको आप लोग बोलते हो इंटरजोनल। और जो सबसे ज़्यादा हॉट पार्ट, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट जो पार्ट होता है वो आपके पास होता है इंटरजोनल पार्ट। यानी कि आपका जो सबसे ज़्यादा हॉट पार्ट है, यानी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो हाई होगा वो आपके पास कहाँ होगा, इस वाले रेंज के अंदर होगा। यानी कि फ्लेम का जो सेंटर वाला पार्ट होता है यहाँ पर आपके पास सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, सबसे ज़्यादा हॉट पार्ट आपका कहाँ होता है, इंटरजोनल पार्ट होता है। और यहीं पर ही आपका वेपराइजेशन भी होता है, यहीं पर ही आपका क्या होता है, एटमाइजेशन भी होता है, और यहीं पर ही आपका क्या होता है, एक्साइटेशन भी होता है। कैसे होता है, मान लीजिए कि आपका जो यहाँ पर नीचे क्या है, आपके पास मिक्सिंग चैम्बर है, यहाँ पर आपके पास स्प्रे की फॉर्म में आपके पास सैंपल था। अब ये क्या करेगा, ये स्प्रे की फॉर्म के अंदर क्या करेगा, यहाँ से आपके पास इस तरीके से ट्रैवल करेगा। तो ये जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ही ये प्राइमरी जोन को पास करेंगे और पहुँचेंगे अपने इंटर जोनल के अंदर, यहाँ पर जो आपका मॉलिक्यूल है ये ब्रेक और क्या बन जाएगा, एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और यहीं पर ही वो क्या हो जाएंगे, एटम के अंदर से एटम का आपका जो है वो एक्साइटेड भी हो जाएगा। यानी कि इसी जोन के अंदर वो क्या हो जाएगा, एटम आपका एक्साइटेड भी हो जाएगा, और आपका जो मॉलिक्यूल है वो एटम के अंदर आपका कन्वर्ट भी हो जाएगा। लेकिन कुछ आपके सैंपल के मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जो यहाँ से पास होंगे और वो बिना कन्वर्ट हुए आपके सीधा ऊपर से भी पास हो जाते हैं। जब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जब हम लोग पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री, तो वहाँ पर मैं आपको जो बात बताऊँगा वो सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ 1% सैंपल मॉलिक्यूल ही एटमाइजर से एटमाइजेशन हो पाती है, सिर्फ और सिर्फ 1% मॉलिक्यूल की। जब हम लोग क्या पढ़ते हैं, जब हम लोग फ्लेम को यूज़ करते हैं एज ए सोर्स फॉर एटमाइजेशन। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है फ्लेम फोटोमेट्री का, कि सिर्फ और सिर्फ 1% कन्वर्जन रेट है इसका। क्यों 1% कन्वर्जन रेट है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स आपके ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं। जो मैंने यहाँ पर टेबल आपको दिखाई थी, जहाँ पर मैंने आपको कहा था कि आप जो यहाँ पर वेलोसिटी को देख सकते हो, तो अगर आप लोगों ने बर्नर के अंदर फ्यूल यूज़ किया नेचुरल गैस और ऑक्सीजन यूज़ किया ऑक्सीजन, तो ये आपके पास टेम्परेचर रेंज जो आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी 2700 टू 2800, और जो आपकी बर्निंग वेलोसिटी है ये आपके पास होगी 370 से 390 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी कि पर सेकंड जो आपके मॉलिक्यूल हैं वो 370 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं। यानी कि इस स्पीड से जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ पर इस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए यहाँ पर इस वाले पार्ट के अंदर नहीं रह पाते, और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो यहाँ पर नहीं रहते। इसीलिए आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका एटमाइजेशन नहीं हो पाता, और किसी मॉलिक्यूल का अगर एटमाइजेशन हो गया तो वो इतनी देर तक यहाँ पर नहीं रहते कि वो एक्साइट भी हो सके। तो जनरली क्या होता है कि आपके 99% जो आपके पास सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस फ्लेम से पूरे के पूरे पास हो जाते हैं और उनका एटमाइजेशन नहीं हो पाता। सिर्फ और सिर्फ 1% मॉलिक्यूल आपके ऐसे होते हैं जिनका एटमाइजेशन भी हो पाता है और एक्साइटेशन भी हो पाता है, और उस 1% का ही आप लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हो, उस 1% के ही आप लोग सारी की सारी स्टडी करते हो। अब बात करते हैं कि आखिर सेकेंडरी जोन क्या है, क्योंकि अगर आपका सारा की सारा एटमाइजेशन यहीं पर ही हो गया तो आपको इस सेकेंडरी जोन की ज़रूरत क्या पड़ी। देखिए आप लोग यूज़ कर रहे हो बर्नर के अंदर क्या, ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट के अंदर आपके पास क्या यूज़ कर सकते हो, आप लोग O2 को यूज़ कर सकते हो, आप लोग नाइट्रस ऑक्साइड को यूज़ कर सकते हो, या फिर आप लोग एयर को यूज़ कर सकते हो। तीनों ही केस के अंदर आप लोगों के पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपके पास प्रेजेंट होंगे तो जो एलिमेंट आप लोग एनालिसिस कर रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो आपके पास मॉलिक्यूल जिसको आप लोग एनालिसिस कर रहे हो उसके साथ साथ उस सैंपल के अंदर कुछ और मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपको शक है कि आपके सैंपल के अंदर आपके पास सोडियम प्रेजेंट है और आप लोग सोडियम को
एनालिसिस कर रहे हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि उस सैंपल के अंदर आपके पास मैग्नीशियम भी हो, कैल्शियम भी हो, यानी कि आपके पास कोई और एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और वो जो आपके पास बाकी एलिमेंट्स हैं वो आपके ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड भी बना सकते हैं। अगर वो ऑक्साइड बना लेंगे तो वो ऑक्साइड इतने स्टेबल होते हैं, थर्मली स्टेबल होते हैं कुछ ऑक्साइड्स, वो यहाँ पर इस पार्ट के अंदर जो कि आपके पास ऑक्साइड जो यहाँ पर बन चुके हैं, बर्नर के यहाँ पर आने के बाद जो ऑक्साइड बन चुके हैं, वो ऑक्साइड इस इंटरनल पार्ट के अंदर ब्रेक नहीं हो पाते एटम के अंदर, और इस जोन को वो पास करके कहाँ से निकल जाते हैं, सेकेंडरी जोन के अंदर निकल जाते हैं। तो सेकेंडरी जोन के अंदर जनरली आपको रिफ्रैक्टरी ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, यानी कि वो एलिमेंट जो कि आपके सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, जिसको आप लोग एनालिसिस नहीं कर रहे, जो कि ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं और जो कि इंटर जोनल पार्ट के अंदर आकर एटम के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, जो कि यहाँ से पास हो जाते हैं और सेकेंडरी जोन के अंदर वो आपको मिलेंगे। यानी कि सेकेंडरी जोन के अंदर जो आपके पास चीज़ें होगी वो क्या होगी, रिफ्रैक्टरी ऑक्साइड फॉर्मेशन, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, थर्मली स्टेबल ऑक्साइड। थर्मली स्टेबल मैंने क्यों बोला, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर है आपके फ्लेम की लेकिन फिर भी वो ब्रेक नहीं हुआ, इसका मतलब वो ऑक्साइड आपका थर्मली स्टेबल है। और थर्मली स्टेबल ऑक्साइड सिर्फ आपके लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है, क्योंकि थर्मली स्टेबल ऑक्साइड तो आपका क्या है, एक मॉलिक्यूल है। अगर वो मॉलिक्यूल है तो वो तो आपको कैसे देगा, एक मॉलिक्यूलर पीक देगा। अगर आपके पास एक ऐसी पीक आ गई और इसके बीच में आपके पास कोई सिग्नल ऐसा मिलेगा तो आप इस सिग्नल को अच्छे से रीड नहीं कर पाओगे। यानी कि ये जो आपके पास थर्मली स्टेबल ऑक्साइड होते हैं ये आपको दिक्कत देंगे, आप लोग अच्छे से अपने स्पेक्ट्रा को रीड नहीं कर पाओगे। मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर आपके पास कैसा स्पेक्ट्रा आता है, लाइन स्पेक्ट्रा आता है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर कोई ऑक्साइड रहा और इस ऑक्साइड की कोई पीक आ गई तो इस ऑक्साइड की तो कैसी आएगी, एक बैंड लाइक पीक आएगी, और इस बैंड लाइक पीक की वजह से आप लोग इस लाइन स्पेक्ट्रा को अच्छे से स्टडी नहीं कर पाओगे। यानी कि जितने ज़्यादा थर्मली स्टेबल ऑक्साइड कम होंगे आपके लिए उतना ही अच्छी आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी। यानी कि थर्मली स्टेबल ऑक्साइड आपके लिए दिक्कतें पैदा करते हैं, ये आपके जो इंटरफेरेंस करते हैं, यानी कि आपके जो रिजल्ट होगा उसके बीच में क्या करेंगे, ये इंटरफेयर करेंगे, क्योंकि इनकी पीक कैसी होती है, मॉलिक्यूलर पीक होती है। तो ये था आपका फ्लेम एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपको सिर्फ बेसिक आइडिया ही याद करना है, यहीं से ही क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं। मैं आपको आज कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो आपके CSIR नेट के अंदर आपसे पूछे गए हैं। आज मैं आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, जब हम लोग कल की क्लास को कर लेंगे उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कर पाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयरली आपके एग्जाम के अंदर आपसे पूछे गए हैं। अभी तक हम लोगों ने इतना नहीं पढ़ा कि आप लोग कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाओ। तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो आपका एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी था इसके अंदर आपके पास जो फ्लेम थी यही आपका एटमाइज़र का भी काम कर रहा था और यही आपका क्या कर रहा था, एक्साइटेशन का भी काम कर रहा था। लेकिन जो आपके पास फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है इसके अंदर जो आपका फ्लेम है वो सिर्फ और सिर्फ एटमाइज़र का ही काम करता है। यानी कि फ्लेम सिर्फ और सिर्फ आपके सैंपल को एटम फॉर्म के अंदर लेकर आ जाएगा, लेकिन उसको एक्साइट करने के लिए आपको एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ेगा, और वो एक्सटर्नल सोर्स आपके पास क्या होता है, HCl होता है और EDL होता है। इस पार्ट से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, HCl से और EDL से। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस चीज़ को आप लोग काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करना। HCl आपका क्या होता है, होलो कैथोड लैंप, और आपका EDL क्या होता है, इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैंप। आप लोगों को एक्साइटेशन के लिए अलग से एक्स्ट्रा सोर्स लगाना पड़ता है, आपको HCl यहाँ पर लगाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई भी ये सैंपल है, आपके पास जो केस था FAES का, इसमें आप लोगों ने फ्लेम को लगाया और ये फ्लेम जो है आपका एटमाइज़र का भी काम कर रहा था और आपका क्या कर रहा था, एक्साइटेशन का भी काम कर रहा था। यानी कि आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इंस्ट्रूमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने सैंपल को रखना है, बर्नर को ऑन करना है और आप लोग क्या करना है, अपनी रीडिंग को नोट करना शुरू कर देना है। लेकिन अगर आप लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ना चाहते हो तो आपको बर्नर के साथ साथ यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फ्लेम आप लोग यूज़ कर रहे हो इस फ्लेम से आपके सिर्फ और सिर्फ एटम ही जनरेट होंगे। इनको एक्साइट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ेगा। और ये एक्सटर्नल सोर्स आप लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ HCl को यूज़ कर सकते हो या फिर आप लोग EDL को यूज़ कर सकते हो। इन दोनों के अलावा आपके सिलेबस के अंदर कोई और सोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ HCl है और आपके पास EDL है। HCl का होता है होलो कैथोड लैंप और EDL आपका होता है इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैंप। सबसे पहले पढ़ते हैं कि आखिर HCl किस तरीके से काम करता है या फिर किस तरीके से बना होता है, उसकी बात करेंगे, और कैसे आपका ये हेल्प करता है एक्साइटेशन के अंदर और किस तरीके से आप लोग रीडिंग्स को नोट आउट कर सकते हो।
आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर आपका HCl क्या होता है। उससे पहले पढ़ लेते हैं कि आखिर जो आपका FAS है इसकी कंपोजिशन के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले आपके पास क्या होगा, सेपरेट सोर्स ऑफ एक्साइटेशन, चाहे तो HCl हो या फिर आपके पास EDL हो। उसके बाद एब्जॉर्प्शन सेल होगा आपके पास, मोनोक्रोमीटर होगा, डिटेक्टर होगा और डिस्प्ले यूनिट होगा। देखिए मोनोक्रोमीटर, डिटेक्टर और डिस्प्ले यूनिट आपके पास FAES में भी था और FAAS के अंदर भी है। ये आपका हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर होगा। तो इन तीनों चीज़ों को हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाद में इकट्ठा पढ़ लेंगे। अभी जो आपके जो चीज़ चेंज है वो ये है कि आपका यहाँ पर क्या आ गया, अलग से आपके पास आ गया है एब्जॉर्प्शन सेल क्या होता है, आपके पास सेपरेट सोर्स ऑफ एक्साइटेशन क्या होता है। तो एब्जॉर्प्शन सेल आपके पास कुछ भी अलग चीज़ें नहीं है, ये एक ऐसा सेल है जहाँ पर आपके पास एटम प्रेजेंट होगा ग्राउंड स्टेट के अंदर। ये कहाँ से आ गया, ये फ्लेम ने आया है। फ्लेम आपका काम कर रहा था एटमाइज़र का, यानी कि वो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एटम के अंदर कन्वर्ट करके आपके वहाँ पर रखा हुआ था। तो एब्जॉर्प्शन सेल के अंदर आपके पास एटम पड़े हुए हैं पहले से ही, आपको एक अलग से सोर्स लगाना पड़ेगा एक्साइटेशन का, और जब इस सोर्स से लाइट पड़ेगी एटम के ऊपर, वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए आप लोग इसे क्या बोलते हो, एब्जॉर्प्शन सेल बोलते हो। तो एब्जॉर्प्शन सेल के अंदर जो आपके पास एटम प्रेजेंट है वो एटम आपके आए हैं, आपकी जो फ्लेम है उसने एटमाइजेशन का प्रोसेस किया है और आपके जो सैंपल के मॉलिक्यूल्स हैं उनको एटम के अंदर कन्वर्ट करके आपको रख दिया। अब इस सेल के अंदर आपके पास एटम्स हैं, आपने क्या किया, बाहर से एक्सटर्नल को सोर्स को लगाया, चाहे आपने HCl को लगाया हो, चाहे आपने EDL को लगाया हो। इस सोर्स की हेल्प से आपके पास लाइट आई है और इस एटम को आपने क्या कर दिया, एक्साइट कर दिया। जब ये आपने एक्साइट किया, जो लाइट आपने फेंकी है इसको आप लोग रीड करोगे और आप लोग इसे क्या बोलते हो, फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस तरीके से आप लोग की जो कंपोजिशन होता है FAS का, वो कुछ इस तरीके से कंपोजिशन होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर HCl क्या होता है, EDL क्या होता है, तो उस सब चीज़ों की बात करेंगे। तो HCl से आपका जो नाम क्या है, आपका HCl का होलो कैथोड लैंप। नाम से आपको पता चल रहा है कि आपके पास कुछ होलो चीज़ होगी, यानी कि क्या, खोखली चीज़ होगी, कैथोड आपके पास होगा और ये लैंप का काम करेगा। तो इसके अंदर आपके पास क्या होता है ना, आपके पास एक होलो सिलेंडर होता है। मान लीजिए आपके पास क्या होगा, एक होलो सिलेंडर होगा। सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर आपके पास क्या होगा, एक खाली पाइप नहीं होती है, सिलेंडर पाइप होती है, उस तरह की आपके पास क्या होगी, एक पाइप होगी। लेकिन ऑफ कोर्स केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये पाइप कैसी होती है, ग्लास की होती है। कैसी होती है, ग्लास की आपके पास पाइप होगी, ऐसा नहीं प्लास्टिक की पाइप होगी। तो यह बेसिकली आपके पास ग्लास की पाइप होती है। तो यानी कि आपके पास एक सिलेंडर होगा, खाली होलो सिलेंडर होगा, और उस सिलेंडर के अंदर आपके पास क्या होता है, एक कैथोड होता है और आपके पास क्या होता है, एक एनोड होता है। जो आपके पास एक खाली चीज़ होती है, इसके अंदर आप लोग जो गैस भरते हो वो गैस आप लोग भरते हो इनर्ट गैस, यानी कि नियन या फिर ऑर्गन। हल्के में किसी भी पार्ट को मतलब नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि आप लोग कौन सी गैस को फिल करते हो होलो कैथोड लैंप के अंदर। ऑप्शन भी इतने ऐसे ऐसे आपको दे रखे थे, नियॉन आपको दे रखा था, ऑक्सीजन आपको दे रखा था और आपको एक ही इनर्ट गैस दे रखी थी। तो कॉमन सेंस का वो क्वेश्चन था। सिर्फ आप लोग जब भी आप लोग कुछ भी चीज़ को यूज करोगे तो आप लोग उसके अंदर कैसी गैस भरोगे, इनर्ट गैस भरोगे, ताकि जिस सैंपल को आप लोग एनालिसिस कर रहे हो उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उससे वो रिएक्ट ना कर सके। तो गैस आप लोग कैसे भरने वाले हो, इनर्ट भरने वाले हो, चाहे आपके पास HCl हो, चाहे आपके पास EDL हो, या फिर आपके पास कोई भी हो, या फिर आप लोग इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा को पढ़ रहे हो, वहाँ पर भी आप लोग क्या भरने वाले हो, इनर्ट गैस को ही भरने वाले हो। इनर्ट गैस को हम लोग क्यों भरते हैं, ताकि वो अपने बाकी जो आपके पास एलिमेंट है उनके साथ बाकी कोई भी रिएक्शन ना करे। अब इनर्ट गैस के अंदर मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर नियन ले रहा हूँ और आर्गन ले रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद क्या आती है, जीनोन आती है। और जीनोन के तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड पढ़ते हो, जीनोन के आप लोग ऑक्साइड भी पढ़ते हो। तो ऐसा हो सकता है कि जो आपका बर्नर है उसके अंदर जो आपका ऑक्सीडेंट है उसके साथ आपके जीनोन गैस रिएक्ट ना कर जाए, इसलिए आप लोग जीनोन को यहाँ पर नहीं लेते हो। आप लोग नियॉन को ले सकते हो और आप लोग किसको ले सकते हो, आर्गन को ले सकते हो। अब किस तरीके से सिस्टम आपका काम करता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो समझना पड़ेगा कैसे आपका जो ये काम करता है। तो आपके पास यहाँ पर क्या होता है, एक होलो आपके पास सिलेंडर होता है, उसके अंदर आपके पास कैथोड है, कैथोड अगर आपके पास तो आपके पास एनोड भी होगा। तो इस तरीके से आपके पास कुछ सिस्टम होता है। अब ये कैथोड किस चीज़ का बना है, एनोड किस चीज़ का बना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करता हूँ एनोड की, तो एनोड या तो आपका टंगस्टन का होगा या फिर आपका जिरकोनियम का होगा। इन दोनों एलिमेंट के अलावा आप लोग किसी भी एलिमेंट से एनोड को यहाँ पर नहीं बनाते हो, क्योंकि बिल्कुल लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए आप लोग टंगस्टन का यूज़ करते हो या फिर आप लोग जिरकोनियम का यूज़ करते हो। अभी जो कैथोड है ये आप लोग किस चीज़ का बनाओगे, ये एक बड़ा सवाल है। ये आप लोग उस एलिमेंट का बनाओगे जिस एलिमेंट को आप लोग एनालिसिस कर रहे हो। जैसे कि अगर आप लोग सोडियम एलिमेंट को कर रहे हो तो आपका सोडियम यहाँ पर क्या होगा, कैथोड होगा। अगर आप लोग मैग्नीशियम को कर रहे हो तो आप लोग का आपका यहाँ पर कैथोड क्या होगा, मैग्नीशियम होगा।
मैंने यहाँ पर आगे चीज़ को अच्छे से लिखा हुआ है कि आपका जो HCl है वो किस किस तरीके से काम करता है। तो जो आपका HCl होता है उसमें कुल मिलाकर 4 टाइप के प्रोसेस होते हैं। पहला क्या होगा आयनाइजेशन, दूसरा क्या होगा स्पुटरिंग, फिर क्या होगा एक्साइटेशन और फिर क्या होगा आपके पास एमिशन। अब ये प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आपका काम करेगा, किस तरीके से आप लोग HCl को एज ए सोर्स काम करोगे, क्योंकि यहाँ पर आपका जो HCl है वो एज ए सोर्स काम कर रहा है। सोर्स क्या होता है, जो आप लोग क्या देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करा दे। अब एनर्जी वो कैसे प्रोवाइड करेगा, आपके पास सिर्फ कैथोड है, एनोड है और आपके पास इनर्ट गैस है, इनके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। तो कैसे आप लोग यहाँ से अपने एनर्जी को जनरेट करोगे वो काफ़ी अच्छे समझने की चीज़ है, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर एनर्जी को जनरेट कर सकते हो। तो देखिए आपके पास कैथोड है, आपके पास मतलब क्या है नेगेटिव यानी कि कैथोड, पॉजिटिव मतलब क्या एनोड। साथ साथ आप लोग यहाँ पर क्या देते हो, पोटेंशियल भी देते हो, यानी कि आप लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट कर देते हो। समथिंग अराउंड 400 वोल्ट तक का आप लोग क्या करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग यहाँ पर जनरेट कर देते हो कैथोड और एनोड के बीच में। अब ये जो आपका कैथोड है ये उसी मेटल का बना होगा जिसको आप लोग क्या कर रहे हो, एनालिसिस इसका आप लोग कर रहे हो। सोडियम में करोगे तो सोडियम का एक कैथोड होगा, अगर आप लोग मैग्नीशियम करोगे तो मैग्नीशियम का कैथोड होगा, अगर आप लोग सीजियम में कर रहे हो तो सीजियम का कैथोड होगा। तो आपको उसी मेटल का कैथोड यहाँ पर लेना पड़ेगा। अब उसी का क्यों लिया वो भी आपको अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर के अंदर, तो समझते रहिए चीज़ों को, कैसे मैं आपको यहाँ पर चीज़ें बता रहा हूँ। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इस होलो सिलेंडर के अंदर आपके पास क्या है, इनर्ट गैस है। मान लीजिए आप लोगों ने किसका यूज़ किया है, नियन गैस का यूज़ किया है। अभी जो आपके पास नियॉन गैस है ये इसके जो एटम होंगे आपके पास कैसे होंगे, ये ग्राउंड स्टेट के अंदर होंगे। 0 से मैं डिनोट कर रहा हूँ ग्राउंड स्टेट को और प्लस से मैं डिनोट कर रहा हूँ किसको, एक्साइटेड स्टेट को। तो अभी स्टार्टिंग के अंदर जो आपके पास नियॉन के जो आपके पास एटम्स हैं वो सारे के सारे आपके पास किस में है, ग्राउंड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही आप लोग यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करोगे कैथोड और एनोड के बीच में, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपके जो ये एटम होते हैं इनका आयनाइजेशन हो जाएगा और आपका जो नियॉन जो आपके पास ग्राउंड स्टेट में है ये आपका एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाएगा, यानी कि नियॉन पॉजिटिव की फॉर्म के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास एक कैटायन जनरेट हो गया और आपके पास बाहर पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर आपके पास कैटायन है, बाहर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये एक तरीके से रिएक्ट करेगा हाई एनर्जी आयनिक बीम की तरह। हाई एनर्जी आयनिक बीम की तरह आपका ये रिएक्ट करेगा कैटायन। और अगर इसकी एनर्जी बहुत हाई होगी तो ये जो है इस चैम्बर के अंदर बहुत तेज़ी से क्या करेगा, मूव करेगा। अब इसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। कैथोड पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर ये मूव कर रहा है, इसकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट करता है और इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसका मतलब क्या कि ये जो आपका नियॉन जो आपका एक्साइटेड हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी के साथ काफ़ी तेज कैथोड से जाकर क्या करेगा, टकराएगा। और जैसे कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कि आपके पास लाइट आई है, एटम से इलेक्ट्रॉन निकल कर चले गए, जो आप लोग पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, बिल्कुल उसी तरीके से जब आपके पास ये हाई एनर्जी आयनिक बीम कैथोड से टकराएगी तो वो जो कैथोड का जो आपके पास मेटल है उसके मेटल के एटम क्या हो जाएंगे, आपके मेटल से सरफेस से बाहर निकल कर आ जाएंगे। जैसे ही ये जो आपकी नियॉन गैस है ये इससे टकराएगी तो जो मेटल के इसके अंदर आपके पास एटम होंगे ये बाहर निकल कर आ जाएंगे, यानी कि मेटल के आपके पास क्या निकल कर आ गई, बाहर ग्राउंड स्टेट निकल कर आ गई। अब ग्राउंड स्टेट के ऊपर निकल कर आ गई, बाहर आपने क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक्साइट हो जाएगा। जैसे ही ये एक्साइट हो जाएगा, ये मान लीजिए क्या बन गया आपके पास, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब जब ये एक्साइट हुआ है तो वापस भी आएगा। जैसे ही ये वापस आएगा ये एनर्जी को एमिट करेगा और ये जो आपकी एनर्जी यहाँ पर इसने एमिट की है ये एज ए सोर्स काम करेगी। ये कैसे काम करेगी, एज ए सोर्स काम करेगी। अब जो मैंने यहाँ पर कैथोड में जो मैंने मेटल लिया था ये मैंने वही मेटल लिया है जो आप किसको आप लोग क्या कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो। मान लीजिए कि आपके सोल्यूशन में आप लोग किसको कर रहे हो, आप लोग सोडियम को क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो, सोडियम को एनालिसिस आप लोग कर रहे हो। मैं इस स्टेप को यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या किया है, आपकी यहाँ पर लाइट आपने एमिट कर दी है। ये लाइट आपने कैसे एमिट की है, जब आपका सोडियम पॉजिटिव वापस कहाँ पर आ गया, ग्राउंड स्टेट के अंदर आपका आ गया है, क्योंकि आपका कैथोड किसका था, सोडियम का था। जब आपके पास हाईली एनर्जेटिक आयनिक बीम जब आपके कैथोड से रिएक्ट करेगी तो इस सोडियम एटम को बाहर निकाल देगी और इस सोडियम एटम जो है ये आपका क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। और जब ये सोडियम एटम, एक्साइटेड सोडियम एटम वापस आएगा तो ये कुछ एनर्जी को क्या करेगा,
बाहर लिबरेट करेगा, कुछ क्या एनर्जी को क्या करेगा, बाहर एमिट करेगा। और ये जो उसने लाइट एमिट की है ये आपके सैंपल के जो आपके पास सोडियम एटम है इससे टकराएगी, और जितनी एनर्जी आपने यहाँ पर वापस आने में दी है ये उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर आप लोग इसको वापस दोगे तो ये ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाएगा, वापस से ऊपर चला जाएगा। इस चीज़ को आप लोग पढ़ते भी हुए भी आए हो कि अगर आपके पास कोई भी मेटल है उसने अगर मान लीजिए कुछ एक्स अमाउंट की एनर्जी उसने एब्जॉर्व की है और वो कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो जब ये वापस आएगा तो ये एक्स अमाउंट की एनर्जी ही क्या करेगा, रिलीज़ करेगा, एक्स अमाउंट की एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। तो यहाँ पर आपका जो सोडियम है वो एक्साइटेड से ग्राउंड में आया है, उसने मान लीजिए एक्स अमाउंट की एनर्जी क्या की है, आपने यहाँ पर एमिट की है। तो इस सोडियम को अगर एक्साइटेड में जाना होगा तो इसको कितने अमाउंट एनर्जी चाहिएगी, एक्स चाहिएगी, और ये सेम अमाउंट की एनर्जी आप लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हो। तो जैसे ही इसको एक्स अमाउंट की एनर्जी मिलेगी ये एक्साइट हो जाएगा, यानी कि ये लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और आप लोग स्टडी कर पाओगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगर ये जो कैथोड है आपका सेम मेटल का ना हुआ जिसको आप लोग एनालिसिस कर रहे हो, तो जो आप लास्ट जो लाइट को जो आप एमिट करोगे ये बिल्कुल उसके बराबर नहीं होगी जितनी उसको चाहिए एक्साइट होने के लिए। मान लीजिए कि आप लोग सोडियम मेटल को कर रहे हो लेकिन आपने कैथोड किसका ले लिया, कैल्शियम का ले लिया। तो जब आपका कैल्शियम एटम जो एक्साइटेड है जब वो वापस आएगा ग्राउंड स्टेट में, तो मान लीजिए इसने वाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर दी, आपने यहाँ पर वाई जो वेवलेंथ है उसके आपने लाइट क्या कर दी, इसने यहाँ पर एमिट कर दी। तो और आपका जो सोडियम है उसको एक्साइट करने के लिए वाई वेवलेंथ की लाइट चाहिए ही नहीं, उसको कितने की चाहिए, एक्स वेवलेंथ की ही चाहिए। तो एक्स वेवलेंथ की उसको लाइट कब मिलेगी, जब आपका यहाँ पर सोडियम मेटल, जब आपके पास सोडियम एटम ही क्या हो, वो एक्साइटेड से ग्राउंड के अंदर ही आए। और ये कब पॉसिबल होगा, जब आपका कैथोड उसी मेटल का बना हो जिस मेटल को आप लोग क्या कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर बार बार मेटल वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो आपकी फ्लेम फोटोमेट्री है ये सिर्फ और सिर्फ मेटल का एनालिसिस ही कर पाती है। मेटल का ही क्यों कर पाएगी, क्योंकि जो आपका यहाँ पर कैथोड है बेसिकली कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को लॉस कौन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेटल्स करते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग नॉन मेटल का एनालिसिस करो तो इसका मतलब आपको कैथोड पे भी क्या करना पड़ेगा, वो नॉन मेटल, सेम नॉन मेटल आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन आप लोग कैथोड पे नॉन मेटल लगा ही नहीं सकते। तो ये भी एक ड्रॉबैक है फ्लेम फोटोमेट्री का कि ये सिर्फ और सिर्फ मेटल्स का ही एनालिसिस करती है, और जनरली ये सिर्फ और सिर्फ एल्कलाई मेटल का ही करती है, यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो आपके मेटल होते हैं उन्हीं के ही एनालिसिस के अंदर आपकी हेल्पफुल होती है फ्लेम फोटोमेट्री भी और आपकी फ्लेम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी। इसके लिमिटेशन, इसके ड्रॉबैक हम लोग अलग से पढ़ेंगे। इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, एब्जॉर्प्शन और इसमें डिफरेंस क्या है, उनके डिफरेंस को भी अलग से पढ़ेंगे। अभी बस हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं कि आखिर आपका एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप लोग क्या करते हो, उसमें क्या क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या क्या करते हो, इसमें क्या क्या होता है। तो HCl जो आपका है किस तरीके से सोर्स का काम कर रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना। तो इसके अंदर आपके पास 4 प्रोसेस होते हैं। पहला क्या है आपके पास, आयनाइजेशन। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो आपकी इनर्ट गैस है उसके एटम एक्साइट हो जाएंगे। उसके बाद ये जो एक्साइट हुए हैं ये हाई एनर्जी आयनिक बीम की तरह रिएक्ट करेंगे और ये कैथोड से जाके क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक जैसे ही करेंगे उसके बाद जो आपके पास एक कैथोड का सरफेस है इसके ऊपर से जो आपका मेटल एटम है ये क्या करेगा, बाहर ये मेटल एटम को इजेक्ट कर देगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पुटरिंग बोलते हैं। मेटल सरफेस से मेटल एटम का निकलने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पुटरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, स्पुटरिंग, SPUTTERING, स्पुटरिंग। मेटल सरफेस से मेटल एटम का निकलना बाय द कोलिजन ऑफ हाईली एनर्जेटिक आयनिक बीम इज नोन एज स्पुटरिंग। उसके बाद क्या होगा, एक्साइटेशन होगा। जो आपका मेटल एटम निकला है वो एक्साइट होगा, उसके बाद एमिशन होगा। जो एक्साइट हुआ जब ये वापस आएगा तो ये क्या करेगा, लाइट को एमिट करेगा और ये लाइट एज ए सोर्स काम करेगी जो आपके बर्नर ने पहले से ही एटम बना के रखे हुए हैं उनको एब्जॉर्ब करा के एक्साइट करने का। मान लीजिए कि आपके पास एक बर्नर है, मैं आपको कह रहा हूँ कि इस केस के अंदर
FAAS के अंदर आपका जो बर्नर है वो सिर्फ और सिर्फ एटमाइज़र का ही काम करेगा। अगर आप लोग सोडियम को एनालिसिस कर रहे हो तो आपका बर्नर क्या कर देगा, यहाँ पर आपके सोडियम के जो एटम है उस सोडियम को एटॉमिक फॉर्म के अंदर आपका लेकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि आपका सोडियम क्या हो जाए, एक्साइट हो जाए। और ये आपकी जो लाइट है वो कहाँ से आई है, ये लाइट आपकी आई है इस सोर्स से, यानी कि HCl सोर्स से, यानी कि होलो कैथोड लैंप से। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था CSIR नेट के अंदर, ये आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स का CSIR नेट दिसंबर 2014 का एक क्वेश्चन है। द गैस कॉमनली यूज्ड इन जनरेटिंग प्लाज्मा इन इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इज आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। अगर आप लोग HCl के अंदर इनर्ट गैस का यूज़ कर रहे हो, सेम उसी तरीके से हम लोग इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा के अंदर भी इनर्ट गैस का यूज़ करते हैं, चाहे वो आपकी नियन हो सकती है या फिर आपकी वो आर्गन हो सकती है। लेकिन ऑप्शन के अंदर सिर्फ आपको क्या दी हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इनर्ट गैस है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और विद इन सेकेंड आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आते हैं इस पार्ट से, और HCl वाले पोर्शन से क्वेश्चन आने के चांसेस भी हो सकते हैं कि आपका कैथोड किसका बना हुआ है, जो आपका एनोड है वो किसका बना हुआ है। तो ये बना हुआ है टंगस्टन का और जिरकोनियम का। कैथोड किसका बनेगा, जिस एटम को, जिस एलिमेंट को आप लोग एनालिसिस कर रहे हो उसी एलिमेंट का आपका क्या होगा, ये कैथोड होगा। वो ज़रूरी क्यों है, ताकि आपको उसी वेवलेंथ की एमिटेड लाइट मिल सके, ताकि जो आपका एटम है वो एक्साइट भी हो सके। तो ये इस तरीके से आपका काम करता है HCl। तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी की सारी बातें मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखी हुई है। एक बार मैं आपको पढ़ देता हूँ कि किस तरीके से मैंने आपको क्या क्या अभी तक बताया है, ताकि आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से समझ जाओ। होलो कैथोड लैंप आखिर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए होलो कैथोड यानी कि सिलेंड्रिकल कैथोड मेड अप ऑफ एलिमेंट टू बी डिटरमाइंड और एन एलॉय ऑफ इट। जिस एलिमेंट को आप लोग डिटरमाइन कर रहे हो या तो वो उसका बना होगा या फिर उसके एलॉय का बना होगा। अब उसके एलॉय का हमने क्यों बनाया, क्या पता जो एलिमेंट आप लोग एनालिसिस कर रहे हो उसका कैथोड बनाने में आपको दिक्कत आ रही हो, तो आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो, उसके एलॉय को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आप लोग, जैसे सोडियम के केस के अंदर भी आप लोग किसका यूज़ करते हो, एलॉय का ही यूज़ करते हो। सोडियम का इलेक्ट्रोड बनाना काफ़ी मुश्किल है, तो आप लोग सोडियम का किसी और एलिमेंट के साथ क्या यूज़ करते हो, उसके एलॉय का यूज़ करते हो, और उसके बाद ही आप लोग क्या करते हो, उसको वहाँ पर एलॉय का आपने वहाँ पर यूज़ कर दिया। तो जैसे ही उस एलॉय के ऊपर, कैथोड के ऊपर आपका जो आर्गन का, मान लीजिए आर्गन का जो आपके पास एक्साइटेड एलिमेंट होगा, जब ये इससे टकराएगा, एक्साइटेड एटम जब इससे टकराएगा तो ये सरफेस से क्या निकाल देगा, ये सोडियम एटम को निकाल देगा। तो बात आपकी वही है, आप एलॉय को भी यूज़ कर सकते हो, आप लोग प्योर एलिमेंट की कैथोड को भी यूज़ कर सकते हो। एलॉय शुड बी चूजन वाइजली मैंने यहाँ पर क्यों बोला है, क्योंकि जो आपका एलॉय है उसके अंदर सोडियम के अलावा कोई और एलिमेंट भी होगा, राइट। तो वो जो कोई और एलिमेंट है वो रिएक्टिव नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ से, वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल इनर्ट होना चाहिए, वो किसी भी चीज़ से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। बहुत कॉमन सेंस बात है, अगर आप लोग एक्स्ट्रा चीज़ें किसी को डाल रहे हो तो वो एक्स्ट्रा चीज़ इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए आपके रिजल्ट के अंदर। उसके बाद एनोड इज जनरली मेड अप ऑफ W and ZR यानी कि टंगस्टन और जिरकोनियम। उसके बाद एलॉय इज जनरली यूज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी मेड ईजिली फ्रॉम द एलिमेंट, एग्जाम्पल सोडियम, ये बात मैं आपको बता चुका। उसके बाद इलेक्ट्रोड्स आर इनक्लोज्ड इन बोरोसिलिकेट ग्लास ट्यूब विद द विंडो। तो जो मैंने यहाँ पर ट्यूब बनाई हुई थी, ये जो ट्यूब मैंने यहाँ पर बनाई हुई है किससे बनी हुई है, ये बोरोसिलेट ग्लास से बनी हुई है। और यहाँ पर आपके पास क्या है, विंडो है। विंडो क्यों है आपके पास, ताकि जो आपकी एमिटेड लाइट है ये यहाँ से बाहर निकल सके। ये किससे बना हुआ है, बोरोसिलिकेट ग्लास से। और यहाँ पर आपके पास क्या है, विंडो है। विंडो किससे बनी हुई है आपके पास, क्वार्ट्ज से या फिर पायरेक्स से। इसकी विंडो क्यों बनता है, कि यहाँ से आपकी जो लाइट है वो इजीली आपके क्या हो जाए, क्रॉस हो सके। उसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ है आगे यहाँ पर देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ट्यूब इज़ अंडर रिड्यूस प्रेशर 1 से 5 टू के बीच में। प्रेशर रिड्यूस क्यों है, ताकि जो आपकी बीम है वो हाई स्पीड से ट्रैवल कर सके। उसके बाद एंड फिल्ड विद इनर्ट गैस लाइक नियॉन और आर्गन। यूजुअली नियॉन इज टेकन बट आर्गन इज टेकन व्हेन फॉर रिएक्टिव एलिमेंट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ नियॉन एक्ट एज ए इंटरफेरेंस। जनरली हम लोग किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पर नियॉन का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर नियॉन की जो स्पेक्ट्रल लाइन है अगर वो आपके रिजल्ट में इंटरफेयर करेगी तो आप लोग उस केस के अंदर आर्गन का यूज़ भी कर सकते हो। वर्किंग ऑफ HCl कैसे काम करता है, जब मैं आपको समझा चुका हूँ, मैंने बस यहाँ पर उन चीज़ों को लिखा हुआ है। ए वोल्टेज ऑफ 100 to 400 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड टू आयनाइज द इनर्ट गैस। सबसे पहले जो आपकी इनर्ट गैस है वो क्या होगी, आयनाइज होगी। मान लीजिए आपके पास आर्गन है तो आर्गन को इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, आर्गन प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देगी। तो इस तरीके से आपकी जो इनर्ट गैस है वो क्या होती है, आयनाइज हो जाएगी। तो आर्गन प्लस आपको क्या मिल जाएगी, क्या होगा, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम। हाई क्या होगी, हाईली एनर्जेटिक बीम बन जाएगी। क्या हो जाएगी, हाईली एनर्जेटिक
आयनिक बीम, राइट। अब ये जो है वो बहुत तेज़ मूव करेगी। अगर ये बहुत तेज़ मूव करी जाएगी, किससे टकराएगी? ये कैथोड से टकराएगी। पॉजिटिवली चार्ज आर्गन पॉजिटिव या फिर नियॉन पॉजिटिव आर एक्सीलरेटेड टुवर्ड्स द कैथोड एंड हिट द मेटल सरफेस। मेटल स्पटर, स्पटर का मतलब क्या है? इजेक्शन ऑफ मेटल एटम फ्रॉम द सरफेस। जो आपका मेटल सरफेस है, इससे आपकी जो आर्गन टकराएगी और मेटल के गैसेस फॉर्म के अंदर से क्या कर देगी? यहाँ से बाहर निकाल देगी। उसके बाद क्या होगा? द वेपराइज मेटल एटम आर एक्साइटेड बाय द एनर्जेटिक बीम ऑफ आयन। मेटल आपका एक्साइट हो गया। उसके बाद एक्साइटेड मेटल एटम रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट एंड एमिटेड लाइट गो थ्रू द विंडो विच एक्ट एज ए सोर्स। तो ये सब चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ कि आखिर किस तरीके से HCl काम करता है एज ए सोर्स, और कैसे जो आपकी जो एमिटेड लाइट है वो किस तरीके से जो आपका एलिमेंट जिसको आप एनालिसिस कर रहे हो उसको क्या कर सकती है? एक्साइटेड कर सकती है। तो आपको एग्जैक्टली सेम वेवलेंथ की लाइट चाहिए ताकि आपका जो एलिमेंट है वो क्या कर सके? एक्साइट कर सके। वो आपको तभी मिलेगी जब वो सेम एलिमेंट एक्साइटेड से ग्राउंड में आया होगा। इसीलिए जो आपका HCl है उसका कैथोड किसका बना होता है? जिस एलिमेंट को आप एनालिसिस कर रहे हो उसी एलिमेंट का आपका जो है वो कैथोड बना होता है। तो आज की क्लास के अंदर हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा, हम लोगों ने सिर्फ FAES को देखा, FAS को देखा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे आखिर इनके बीच में डिफरेंस क्या है। मैं आपको दोनों चीज़ें बता चुका हूँ, तो आप लोग डिफरेंस लिखने की कोशिश कीजिए कि आखिर इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या जनरेट हो सकते हैं। बाकी मैं आपको नोट्स के अंदर प्रोवाइड कराई दूंगा कि आखिर इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बीयर-लैमेंट लॉ, और फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपने क्वेश्चन को करना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आज जो मैंने आपको क्लास बताई है काफ़ी बेसिक क्लास है। इसके अंदर मैंने आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। फील फ्री टू कमेंट एनी कमेंट। मैं आपको वहाँ पर आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ अपने डाउट को वहाँ पर कमेंट कीजिए। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई ना कोई कमेंट ज़रूर छोड़कर जाइएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आखिर डिफरेंस क्या है आपका एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर और आपकी एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, यानी कि आपका FAES के अंदर और FAAS के अंदर आखिर डिफरेंसेस क्या क्या हैं। उन सब की एक टेबल बनाएंगे कि आखिर किस किस तरीके से आप लोग उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई ना कोई कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। अगर आपने अभी तक RJ अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहाँ पर कोई भी नया लेक्चर अपलोड करूँ। अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगता है तो आप लोग हमें फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो, आप लोग हमें डोनेट कर सकते हो, आप लोग हमें पेटीएम के थ्रू, गूगल पे के थ्रू या फिर हमें फ़ोनपे के थ्रू डोनेशन कर सकते हो। एनी अमाउंट इज़ एप्रिशिएबल। आपकी हेल्प की वजह से, आपकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों के लिए नए नए कोर्सेज लाते रहेंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।